हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2 ऑफ काइनेमेटिक्स। दिस इज एस त्यागी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामीटर ऑफ मोशन की। अब आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जहां पर काइनेमेटिक्स का बेसिक बताया था तो वो जाकर देख के आइए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंस है उसकी। मोशन में हमने जितने भी टाइप्स पढ़े थे, मोशन जो हमने पढ़ा था और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो भाई वो वाली वीडियो देख के आओ। देन हम करेंगे पैरामीटर्स ऑफ मोशन। और हाँ, अगर आपको पैरामीटर ऑफ मोशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बेसिक मैथ्स भी देखना मत भूलना, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारी चीजों की बात की थी और आज इस वीडियो में मैं वहां से लिंक किए हुए कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म। अब ये है क्या? ये पैरामीटर ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देखो, ये कोई बुक का टॉपिक नहीं है। पैरामीटर ऑफ मोशन ये क्या बताता है? हमने मोशन पढ़ना है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है। अब काइनेमेटिक्स खुद ही एक ऐसा नया वर्ड है तुम्हारे लिए। तो अगर मैं बात करूं पैरामीटर ऑफ मोशन की, तो इसका मतलब होता है कि मोशन को पढ़ने के लिए क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, यानी मोशन को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा। दैट इज पैरामीटर ऑफ मोशन। सिंपल तुम इसे टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हो, यानी हम कुछ टर्म्स हैं जो मोशन में इंपॉर्टेंट हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होने वाली है, तो पेन कॉपी लेके बैठो। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 को। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देखो, देन इस पर आओ, क्योंकि पैरामीटर ऑफ मोशन इज इंपॉर्टेंट। बट इससे पहले वो जो चैप्टर मैंने कराया है बेसिक फिजिक्स, और जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है बेसिक फिजिक्स के अंदर यूनिट, डायमेंशन और मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, दोनों देख लेना। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स के साथ। तो क्या क्या टॉपिक आज मैं कवर करवाने वाला हूं इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आज हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, चार चीजों के बारे में बात करेंगे। ये चार चीजें हैं लेकिन बहुत ही बड़ी हैं भाई, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आर द बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बिल्कुल डिस्टेंस हम बात करते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस होता क्या है। तो डिस्टेंस का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो भैया, डेफिनेशन से तो अपना मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब में लिखी हुई तो पढ़ लेते हैं। टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स में हर चीज को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। हर बॉडी को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी बात तो बाद में करेंगे कि स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि मैंने स्केलर वेक्टर पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो एक जगह देखो आ गई है स्केलर वेक्टर की। और स्केलर वेक्टर हर यूनिट को मैं हर फिजिकल क्वांटिटी को बताऊंगा कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। ठीक है, चलो जी, अब मैं एक बड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ डिस्टेंस होता क्या है। लेट अस सपोज कि एक चूहा है और यहाँ पर एक चीज है। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है। इस चूहे को इस चीज को खाना है। ठीक है, इस चीज को खाना है। इसके पास क्या तरीका है, जाने का रास्ता क्या है? तो तुम कहोगे कि भैया ये जाके सीधा खा लेगा। बिल्कुल सही जवाब है। और कोई रास्ता नहीं है क्या? है रास्ता, इस तरीके से जाके इसको खा लेगा, आसान है। एक रास्ता ये है। ठीक है, अच्छा भैया एक रास्ता ये भी है। मैंने कहा हाँ ये भी है। अच्छा, एक रास्ता ये भी है। कहने का मतलब ये है कि ये चूहा किसी भी रास्ते से जा सकता है, वो इसकी मर्जी है भाई। हाँ या ना? ये कैसे भी घूम के जा सकता है ना, यहीं पे घूमता रहेगा फिर चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ या ना? यस और नो? तो भैया कहने का मतलब ये है, ये जो चूहा है ये चीज तक किस रास्ते से पहुंचा, ये समझ आ गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं जरा पढ़ो डेफिनेशन। टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना रास्ता तय किया है उसको कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। कहने का मतलब भैया कि अगर ये चूहा इस चीज तक पहुंचा है तो किसी भी रास्ते से पहुंचा हो हमें मतलब नहीं है, पर हमें ये देखना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना चल के गया, कितना चल के गया। इसको मैं इस तरीके से कहूं कि अगर मान लो कि भैया ये रास्ता इसने चूज कर लिया, तो ये इस रास्ते पर चला तो होगा ना भाई, जाने के लिए उड़ के थोड़ी गया होगा, ये चला है ना। तो ये जो चला है, ये टोटल रास्ता अगर मैं नापूं, अगर मैं एक मीटर लेता हूं, मीटर की टेप, इंच टेप लेता हूं और यहां से इसको नापता हूं, और ये मान लेते हैं कुछ आ जाता है, लेट सपोज 46 सेंटीमीटर के अलोंग आ जाता है, तो मान लो भाई कि ये डिस्टेंस है। ये क्या है?
डिस्टेंस। क्यों है भैया डिस्टेंस? क्योंकि मैंने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर। तो नोट्स बनाएंगे, नोट्स में लिखेंगे जिस रास्ते पर चला है वो डिस्टेंस होता है, जिस रास्ते पर चला है वो डिस्टेंस होता है, जिस रास्ते पर चला है वो डिस्टेंस होता है। तो जिस रास्ते पर चला वो क्या है, डिस्टेंस है। हाँ या ना, यस और नो। स्केलर कैसे है भैया, एक बात बताओ, अगर मैं इस रास्ते पर चला हूं तो डिस्टेंस है 46, ठीक है। अगर मैं वापस इसी रास्ते से आया हूं तो फिर से 46 मैंने कवर कर लिया होगा। हाँ या ना बोलो, यस और नो। अगर मैं कहूं मैंने टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला, टोटल डिस्टेंस, तो भैया इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा, दैट इज 92 आई थिंक, है ना, 92 आ गया भैया। 92 सेंटीमीटर चल गया मैं, क्योंकि चूहा पहले गया कितना 46, फिर आया कितना 46, तो ये दोनों मिला के, तो भैया दोनों मिला के 92 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भैया डिस्टेंस क्या है 92। जब ये जा रहा था तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, जब वापस आ रहा था तो इस डायरेक्शन में वापस आ रहा था। क्या कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए स्केलर है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से, जब चेंज ना हो इसका मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट ही नहीं है, और डायरेक्शन डिपेंडेंट कौन नहीं होता, स्केलर नहीं होता भाई। तो स्केलर है डिस्टेंस, समझ आ गया। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरे एक ऑब्जेक्ट ने एक रास्ता जो चला है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए, अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, पोजीशन चेंज, पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, पोजीशन चेंज इज मोशन। तो यानी मोशन में जितना भी डिस्टेंस कवर कर लिया दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड, और टोटल पाथ कवर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस। अब ऐसे इसको देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। कॉपी में नोट करो, स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट। एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, फाइनल पॉइंट। तो यहां से इनिशियल पॉइंट है भाई, स्टार्ट करा। अब ये इस रास्ते पर चलना शुरू हुआ, फिर ऐसे गया और यहां पर आ गया, यहां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो भैया कितना डिस्टेंस चला, तो मैंने सिर्फ इतना पूछा किस रास्ते पर चला। तो 1 2 3, 3 रास्ते पर गया या नहीं, हाँ या ना भाई, 3 रास्ते पर ही तो गया है। तो कितना डिस्टेंस चला, तीनों रास्तों को जोड़ दो, लेट सपोज ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो कितना डिस्टेंस चल गया भाई, 30 मीटर चल गया। 30 मीटर चल गया ना, हाँ या ना बोलो यार। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कवर यानी सारे पाथ जुड़ जाएंगे जिन पर भी वो चला होगा, जिन पर भी वो चला होगा वो सारे पाथ जुड़ जाएंगे। तो टोटल पाथ कवर इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई डाउट नहीं है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्टेंस क्या होता है, समझ आया। डिस्टेंस यानी कितना पाथ कवर करा किसी ऑब्जेक्ट ने, yes or no। now displacement, this is very very important part। displacement क्या होता है भाई, displacement is defined as the change in position of an object। अब ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वो तो आगे समझेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो दैट पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग। समझ ही नहीं आया तुम्हें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाना शुरू करते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि भैया एक चूहा था, ठीक है जी, और इसको यहाँ जाना था चीज़ के पास, ठीक है। अब मैंने कहा ये ऐसे भी जा सकता है, 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 इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने ये कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ बताना, ध्यान से मुझे ये बताओ कि ये पहले यहाँ था, अब यहाँ है। मुझे मतलब नहीं है किस रास्ते से आया, मुझे ये मतलब नहीं है भाई किस रास्ते से आया, मुझे बस ये मतलब है कितना चेंज किया, कितना पोजीशन चेंज किया, पोजीशन कितनी चेंज करी। यानी मुझे ये मतलब नहीं है भाई कि कहाँ से किस रास्ते से आया है, मुझे ये मतलब है कहाँ पर था और कहाँ आ गया, इतना मतलब है। दोबारा से सुनो भाई, मुझे रास्ते से लेना देना नहीं है कि किस रास्ते पर चल के आया, ये मतलब है कि पहले कहाँ था और अब कहाँ है, उन दोनों से मतलब है। तो पहले तो भैया इस जगह पर था, अब इस जगह पर है, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। यही डिस्प्लेसमेंट है। निकलेगा कैसे भैया ये बताओ। तो भाई जहां था, पहले था, उसे क्या कहते हैं, अभी बताया, स्टार्टिंग पोजीशन को क्या कहते हैं, इनिशियल
पोजीशन। क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन कहते हैं। बहुत बढ़िया भैया। फाइनल पोजीशन क्या होती है? जहां पर पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट कहता है मुझे मतलब नहीं है भाई किस रास्ते से आया, पहले कहां था अब कहां है, इसका डिफरेंस बता दो। पहले कहां था अब कहां है, इसका डिफरेंस बता दो। तो लाइन लिखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन यानी पहले क्या पोजीशन थी अब क्या पोजीशन है, दोनों का चेंज। चेंज क्या होता है? बदलाव। इससे इसमें कितना चेंज आया, हाँ या ना यार, हाँ या ना बोलूं? तो भैया पहले था 4 मीटर पे, अब आ गया 8 मीटर पे। तो जरा बताना भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर ही हुआ भाई। पहले 4 था अब 8 मीटर हो गया, यानी कि कितना चेंज हो गया? 4 मीटर चेंज हो गया। कैसे किया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ या ना बोल दो यार, हाँ या ना? क्या मैं भैया ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अच्छा जनरली डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी से, और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं किससे? एस से। ठीक है, अब ये एस से ना करके एक्स से भी कर सकते हो, एक्स से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे करोगे? एक्स से डिनोट करोगे, डिस्टेंस को डी से करोगे। ठीक है जी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन? यस और नो, यस और नो, यस और नो भाई साहब। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजीशन यानी जहां पर है अब और जहां था पहले, दोनों को माइनस कर दो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी जगह से कितना चल गया। अपनी देखो दोबारा सुनो, डिस्टेंस इज किस रास्ते पर चलकर आया, जोड़ के बताओ मुझे, कितना रास्ता तय करके आया। डिस्प्लेसमेंट इज अपनी जगह से कितना हिल गया, अपनी जगह से कितना चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, यस और नो। अब ये एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनिंग पोजीशन दिखाने के लिए। अब ये क्या है ये समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल दैट कैन बी टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच एट द फाइनल पोजीशन। इसका क्या मतलब है? दोबारा से स्क्रीन लेते हैं, दोबारा समझते हैं भैया। एक ना डेफिनेशन तो ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट इज अपनी जगह से कितना हिल गया, यस और नो, अपनी जगह से कितना चेंज कर दिया, यस और नो। भाई मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे यार, यहां पर ना ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका था 8, अब यहां पर है ये, मतलब नहीं है ना किसी, तुम्हारा मतलब होना भी नहीं चाहिए भाई किस रास्ते से आया। तुम्हारा मतलब क्या है? यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, यहां 16 हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना बोलो यार, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 16। मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के लिए कितना चेंज हुआ? भैया फाइनल पोजीशन क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, दैट इज इक्वल टू 8। क्योंकि जी ये 8 है ये 16 है, दोनों को माइनस करोगे तो 8 आएगा। बहुत बढ़िया। क्या तुमने कोई रास्ता देखा? नहीं देखा। अच्छा, एक नंबर लाइन देखी है कभी? नंबर लाइन तो मैथ में पढ़ी होगी भाई। यहाँ 0 है, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, फिर यहाँ -1, यहाँ -2 एंड देन यहाँ -3। हाँ या ना? एक ऑब्जेक्ट इस जगह पर था, मान लो इस जगह पर था, एक ऑब्जेक्ट इस जगह पर था। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब वो यहां आ गया, अब वो यहां आ गया, कितना चेंज हुआ भैया? कितना चेंज हुआ? तो 1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यस और नो, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो भैया कितना चेंज हुआ? 2 चेंज हो गया। 2 चेंज होगा क्या? क्या मतलब है कि 1 2। ठीक है जी, कितना चेंज हुआ? 2 चेंज हुआ। एक चीज बताओ मुझे, ये यहां से यहां तक आने के लिए कौन सा रास्ता प्रेफर किया होगा जब 2 चेंज हुआ? यही रास्ते पे तो 2 चेंज हुआ है, यही इसी रास्ते पे तो चेंज हुआ 2। इसका मतलब समझ आया कि भैया जब डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई ऑब्जेक्ट जाती है तो 100% वो सीधे रास्ते पे चल के जाएगी, 100% वो सीधे रास्ते पे। क्योंकि अगर इधर से चल के जाएगी क्या फायदा? इसको तो ये देखना है कि वो कितना अपनी जगह से हिल गई, वो तो यही दिखाएगा ना कितनी हिल गई। मैंने कहा पहले ऑब्जेक्ट यहाँ थी, अब यहाँ है, मुझे ये मतलब नहीं है कैसे आई, नहीं चाहे ऐसे आई हो, लेकिन भाई एक बात बताओ, मान लो इधर ऐसे चल के आई है, ठीक है, इसी रास्ते से, लेकिन मुझे इससे मतलब ही नहीं, मुझे एक अपनी जगह से कितना चल गई, अपनी जगह से तो देखो इतना चली है, इतना दूरी तो चली है, यस और नो। एक और अगर मैं तरीके से तुम्हें समझाऊं तो जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ये है और ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, हाँ या ना बोलो, यस और नो। भाई ये इस रास्ते से आई है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस जगह यानी ए से बी तक जाने में ये वाला रास्ता लिया गया है, इस रास्ते पे चल के आई है, तो भैया डिस्टेंस क्या होगा?
डिस्टेंस क्या होगा, हाँ या ना। कॉपी पे क्या लिखा है, डिस्टेंस जिस रास्ते पे चल के आती है वो डिस्टेंस होता है, तो ये कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं 10 हो गया। ठीक, मुझे मतलब ही नहीं है भाई किस रास्ते पे चल के ये डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा जी, डिस्प्लेसमेंट में बताइए, डिस्प्लेसमेंट में होगा अपनी जगह से कितना हिल गई। अब ये बताओ, अपनी जगह ये थी, यहां आ गई, कितना चली, तो उसके बीच का यही तो नापोगे डिस्टेंस तुम, ये वाला यही तो नापोगे तुम, हाँ या ना। इंच टेप लोगे, लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और अब वो यहाँ आ गई, देखते हैं, मान लो पहले वो यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ आई, ठीक है, पहले यहाँ गई फिर यहाँ। अब इसमें डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला, क्योंकि इसी रास्ते पे चल के तो आई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपनी जगह से कितना हिली, तो अपनी जगह पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, इसका मतलब बीच में मीटर की स्केल रखो और नाप लो भैया कितनी हिल गई, हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, येस और नो। एक ऑब्जेक्ट यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो भैया अपनी जगह से कितना हिल गई, तो पहले यहाँ थी अब यहाँ है, तो अपनी जगह से कितना हिल गई, हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन खींच दो, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वी कैन से दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। क्यों है भैया शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे छोटा पाथ सीधा होता है, इसके अलावा कोई पाथ ही नहीं है, बाकी तो बड़े बड़े पाथ हैं सारे, ये तो सारे बड़े बड़े पाथ हैं, तो सबसे छोटा पाथ कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक और लाइन लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है अब देखते हैं दोबारा से, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां देखो जरा भैया, ये चूहा इस तरीके से गया तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, यही हुआ क्योंकि इस पाथ पे चल के गया है, लेकिन मेरा मतलब चलने से है ही नहीं, मेरा मतलब पहले चूहा कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ है, यहाँ पे है, कितना दूर खड़ा है भैया इनिशियल पॉइंट से, यही तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यही तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब भैया ये हो गया कि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जिस पे ये चल सकता है, यानी ये चूहा पागल है कि इधर से गया, अगर इधर से जाता तो सीधा चला जाता भाई, छोटा रास्ता, तो डिस्प्लेसमेंट इज द छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, यस और नो। अब वेक्टर क्यों बोला है ये पहले इसका देख लेते हैं। तो मैंने कहा ये जो है ना, ये चूहा पहले इसी रास्ते से गया, ठीक है जी, और इस रास्ते से वापस आ गया, डिस्टेंस कितना होगा, ये प्लस ये, क्यों भैया, क्योंकि टोटल पाथ कवर होता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैंने कहा पहले चूहा यहां था, मोशन के एंड में जब उसने मोशन खत्म कर दिया तो चूहा यहीं आ गया, हाँ या ना। अब दो चीजें पढ़ी है तुमने, चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों से लगा लो क्या आंसर आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का। भैया यहां पे खड़ा है कोई आदमी और उसे यहीं जाना है, क्या तरीका होगा, कितना पाथ होगा, कितना डिस्टेंस होगा यहां से, भाई एक आदमी इस जगह पे खड़ा है और उसे यहीं आना था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ आने का, जीरो। भाई जीरो क्यों होगा सर, अरे क्योंकि भाई एक जगह पर ही तो खड़े हो, वहीं तो खड़े हो जहाँ पे आना है, तो जीरो होगा। भैया समझ नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझो, क्या फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट का, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई फाइनल पोजीशन भी सेम है, इनिशियल पोजीशन भी सेम है, तो जब दो सेम चीज़ों को माइनस करते हो तो आंसर जीरो आता है ना, तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। भाई जीरो क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट आगे गई होगी इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव में आंसर आया होगा, जब ऐसे आई होगी तो नेगेटिव में आंसर आया होगा, तभी तो दोनों जीरो हो गए। इसका मतलब इधर डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि इधर जाते हुए तो पॉजिटिव आंसर है, इधर जाते हुए नेगेटिव आंसर है, इसीलिए जीरो आया है, इसीलिए जीरो आया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसीलिए नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसीलिए सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो भैया ये समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, यही वाला था ना बिल्कुल। भाई ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा टोटल, भैया गिन लिया हमने 30 था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भैया देखो, या तो अगर ये फाइनल और ये इनिशियल पॉइंट दे रखे हैं तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल लूंगा डिस्प्लेसमेंट को, या तो मैं क्या करूंगा, चेंज इन पोजीशन से कैसे निकालूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ। भैया यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ बता दूंगा मैंने कहा कौन सा है, तो यही वाला तो है सबसे छोटा पाथ, हाँ या ना। स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा भाई, दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, वही उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वही सबसे छोटा पाथ होता है,
यस और नो। चलो भैया ये हो गई, तो चला कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि क्या चीज़ें डिस्प्लेसमेंट में समझ आनी चाहिए तुम्हें। तो ये अगर तुम्हें समझ आ गई ना सारे पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर है। कैसे भैया, कैसे क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए थे, हाँ या ना बोलो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, समझ गए थे, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, ये भी समझ गए थे भैया। चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, हमें तो मतलब इससे कि कितना चेंज हुआ, तो चेंज तो हमेशा इतना ही होगा, सीधा बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी समझ गए। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस, ये क्या पॉइंट है भैया, तो चलो इसको भी जानते हैं। एक एग्जांपल फिर से, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। यहां से जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं भैया, ठीक है जी। ये सारे डिस्टेंस है, जिन पे भी चल गया वो डिस्टेंस हो जाएगा। मान लेते हैं इस पे चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा रास्ता, कहीं भी जाने का सीधा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट। लिखो एक और लाइन, कहीं भी जाने का सीधा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट, कहीं भी जाने का सीधा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं भी जाने का सबसे छोटा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट। भैया समझ आ गया, तो मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बता दो जरा, दोनों में से छोटा कौन है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, आपने सबसे पहली लाइन ही ये बोली थी, कहीं भी जाने का सबसे छोटा रास्ता इज डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्टेंस से तो हमेशा कम ही रहेगा, डिस्टेंस से तो हमेशा कम ही रहेगा। अरे डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी रास्ते पे चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटे रास्ते पे जाओ। तो भैया ये तो हमेशा छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो सबसे छोटा होगा। तो इसमें बताने वाली क्या बात है कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। लेकिन भैया ये क्या लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस, ये क्या है? अब इसको भी समझते हैं, लाइन को क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है, हाँ या ना। मान लो आदमी गलती से इसी रास्ते पे चल दे, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो गया ना डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे वही एक रास्ता है जिस पर चल के जाएगा जो कि डिस्टेंस है, और वही एक स्ट्रेट लाइन क्योंकि सबसे छोटा पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट है। तो भैया दो लाइन तो रट लो, दो लाइन तो रट लो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पाथ कवर, यानी जो पाथ तुमने कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, यस और नो। एक और लाइन जिसमें बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, यस और नो, यस और नो। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ, आई थिंक आई हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक आदमी इस तरीके से जाता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ठीक। दिस इज 10 मीटर, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 10 मीटर। What is the distance? अच्छा ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। What is the distance travel? हाँ या ना बोल, समझ आया यार, नहीं आया? भैया पाथ कौन सा कवर किया, ये वाला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो भैया डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल पाथ कवर दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। इजी, आसान, आसान है भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया, डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है सबसे छोटा रास्ता, तो यहाँ से यहाँ जाने का सबसे छोटा रास्ता भैया मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो यही निकालना है। अब एक बात बताओ, ये 10 है, इसके सामने वाला 10 है, ये 5 है, तो इसके सामने वाला भी 5 होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर। जरा बताना ये कौन सा बड़ा है, डिस्टेंस ही बड़ा होगा भाई, हमेशा यही बात होती है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या करते हैं, एक सर्कल है, इस पॉइंट से आदमी चला है इस पॉइंट तक, हाँ या ना। एक सेंटर है, इस सेंटर से ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। भैया आदमी यहाँ से यहाँ चला है, इनिशियल से फाइनल यहाँ से यहाँ चला है, तो जरा मुझे ये बता दो कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भैया डिस्टेंस तो, अच्छा ये बताओ नीचे वाले रास्ते पे चल के आया है ऊपर वाले, क्योंकि डिस्टेंस के लिए रास्ता इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने ये बता दिया कि ये बिल्कुल सर्कल का हाफ है, तो अगर ये सर्कल का हाफ है तो चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से, दोनों सेम ही होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ अभी ऊपर के रास्ते से चल के आया है, ठीक है, ऊपर के रास्ते से चल के आया भैया, यही तो निकालना है, यही तो हो जाएगा टोटल पाथ कवर। अब ये निकलेगा कैसे, तो भैया अगर मैं पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दूँ, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दूँ और उसे आधा कर दूँ, उसे आधा कर दूँ, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, हाँ या ना,
ये आ जाएगा ऊपर वाला। अगर मैं पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल के आधा कर देता हूँ, आंसर आएगा पाई आर, पाई इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 15। तो ये हो गया 15.70, लगभग इतना हो गया। तो ये क्या है डिस्टेंस, क्या है 15.70 इज डिस्टेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा कवर करने लायक जो भी है। अब ये क्या होगा, तो भाई रेडियस यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमको पता है कि अगर एक सर्कल की कॉर्ड जो है आपस में मिलती हैं, सेंटर से पास होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। दैट इज मल्टीपल ऑफ रेडियस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, एक हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है जी, हाँ या ना बताओ मुझे, समझ आ गया या नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करके देखें, उसके बाद डायरेक्शन समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, दैट इज ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है, और ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, चलो यहाँ से आदमी यहीं घूम के आ गया वापस, यहीं फाइनल है, यहीं इनिशियल है। दिस इज द बेस्ट केस। क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो भैया 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, और डिस्टेंस क्या होगा 25, ओह सॉरी 20, ठीक है। तो आसान है, येस और नो भाई। डिस्प्लेसमेंट तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में हमेशा 0 होगा, क्लोज्ड पाथ में। अगर क्लोज्ड पाथ में डिस्टेंस बना है, अगर एक जगह से ऑब्जेक्ट वापस वहीं आ गई है, तो क्या होगा, सिंपल 0 होगा डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन की बात समझते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। देखो हमें पता है कि हमारे मैप के अंदर ना जितने भी स्टेट्स वगैरह होते हैं उनका एक डायरेक्शन होता है। हमें पता है एक्चुअल में 4 डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, जिनके साथ 8 कोरिलेशंस होते हैं डायरेक्शंस के। तो हमें ये पता है कि भाई सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, जिधर गुजरात और राजस्थान होते हैं, इधर होता है वेस्ट, एंड वेस्ट बंगाल वाली साइड होता है ईस्ट। तो ये अगर डायरेक्शन तुम्हें याद है तो भाई डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टोटली डायरेक्शन डिपेंडेंट, और यहाँ पर डायरेक्शन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करके देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। अब ये क्या बोल रहा है? पहली बात तो रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए तुम्हें। रेशियो इज द डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने कहा इसका इससे रेशियो निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है डिस्टेंस के साथ। तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय जिससे निकालना है t। अब ये क्या आएगा, तो ऑप्शंस हैं ऑलवेज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, या फिर इसमें क्या है, मे बी 1 है ना, मे बी 1, मे बी 1। तो क्या होगा भैया आंसर? तो मैंने कहा देखो जरा मेरे को बताओ, ये रेशियो ऐसे ही आएगा ना, x अपॉन डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करके रेशियो आएगा। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो x है यानी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा होगा या तो इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो आंसर आएगा 1, अगर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? तो भैया अगर इक्वल नहीं है तो देखो ये तो छोटा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नंबर क्या है, स्मॉल, नीचे वाला नंबर क्या है, बिग। तो बताना जरा, स्मॉल अपॉन बिग, यानी कि बड़े नंबर को जब छोटे नंबर को डिवाइड करोगे बड़े नंबर से, दैट इज 2/10, आंसर क्या आएगा 0.2, विच इज लेस देन 1। तो भैया आंसर क्या आया? अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी है और लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है और लेस देन 1 भी है। तो इक्वल टू 1 कब आएगा? जब दोनों सेम हो जाए, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ है, और हमारे पास ये नहीं दिया हुआ कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, ये लेसर देन 1 होगा। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक क्वेश्चन है कि
अ कार मूव्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, 90 डिग्री का एक एंगल होगा, जहाँ पर इसको P बोलेंगे, इसे H बोलेंगे और इसे B बोलेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर कहते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर स्क्वायर करोगे और बेस का स्क्वायर करोगे तो दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा H स्क्वायर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ना तुम्हें, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, तो भाई H स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर निकालना है क्योंकि ये H है, H नहीं पता तो H स्क्वायर निकालना है। और P स्क्वायर क्या है, P ये है तो P का स्क्वायर यानी 9, 4 ये है यानी 16। आंसर आया H स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा तो H की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम से हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड अगर गिवन हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। ये और नो समझ आ गया भाई, ये भी समझ आ गया। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो H इज इक्वल टू 5 आया है, जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना। ये एक मैजिकल ट्राइंगल होता है क्योंकि भाई जब भी ये जो ट्राइंगल है जिसमें ये 3 है, ये 4 है, तो जब भी तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मतलब इनकी जो लेंथ परपेंडिकुलर और ये बेस और हाइपोटेनियस जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें दिया 3, 4, 5, तो अगर इसका मल्टीप्लाई 10 से कर दूँ, इसका मल्टीप्लाई 10 से, मतलब देखो एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेता हूँ इसके लिए मैं। इसकी प्रैक्टिस करना इसलिए है क्योंकि हम एक जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ऐसे ही होगा। लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है 90 डिग्री पे और ये है 27, ये 36, तो ये बताना है। अब तुम H स्क्वायर P स्क्वायर करके भी कर सकते हो, लेकिन देखो ये कितना मल्टीपल है, 3 का कौन सा मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाय 9, ये कौन सा मल्टीपल हुआ 9, ठीक है, और ये कौन सा होगा 5 9 जो 45, तो आंसर इज 45। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। चलिए, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार मूव फ्रॉम O टू D। एक कार जो है वो O से D पे मूव करती है। अब O से D तक का रास्ता मैं बना देता हूँ जरा तुम्हारे लिए। ये O है, ये A है, देन ये B है एंड ये C है और ये क्या है D। अब O से D तक क्या कर रही है, कार मूव कर रही है, O से D तक मूव कर रही है। ये 8 दे रखा है, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 दे रखा है। किलोमीटर में है सब, ठीक है जी, सब किलोमीटर में। सॉल्व करके बताओ, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आंसर सॉल्व करो और मुझे बताओ जरा नीचे कमेंट में लिख के कि भाई आंसर क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। डिस्टेंस तो ईजी है यार, पाथ कवर, कौन सा पाथ कवर किया है, ये वाला पाथ कवर किया है। जिस रास्ते पर कवर किया है वो रास्ता ऐड कर दो, 8 4 12 16 17 17 हो गया ना डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुआ, 17 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़रा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या। ठीक है, करते हैं वीडियो पॉज करके, आप कर लो अगर मतलब कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ से यहाँ जाने का। हाँ या ना बोलो यार, यही शॉर्टेस्ट पाथ। इससे छोटा पाथ दिखाई दे रहा है क्या तुमको, इससे छोटा पाथ कोई दिखाई दे रहा है क्या तुमको, इससे छोटा, अरे ये तो इंक कौन सी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ी सी ये ले लेते हैं क्या, क्या तुम्हें इससे छोटा पाथ दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला बताओ मुझे, इससे छोटा पाथ, इससे छोटा पाथ तो नहीं है यहाँ जाने का, यही निकालना है। अब इसको निकाले कैसे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो अब मेरे पास ना एक ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, हाँ या ना, ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल क्या है, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री का। ध्यान से देखेंगे, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ये एंगल क्या है 90 डिग्री का है, बहुत बढ़िया। अब ये एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया जिसमें ये हाइपोटेनियस होगी और ये निकालना है। अब ये कितना है, ये कितना है, तो भाई अगर ये पूरा 8 था, पूरा कितना था, ये 8 था। जरा मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये रहा भैया, ये पूरा कितना था, इस पर तो चल ही नहीं रहा। ये कलर कौन सा है इसके पास, रेड। ये पूरा ये क्या है, कौन सा कलर चलेगा इसके ऊपर, कोई सा नहीं चल रहा भाई इस पर तो। वाइट करके देखते हैं ना, वाइट भी नहीं चल रहा है तो इसका काम ही नहीं कर रहा शायद ये। चलो अच्छा, इसको देखो ध्यान से जरा। हाँ, तो मैंने कहा ये वाला जरा ध्यान से देखो, ये पूरा क्या था 8, नीचे वाला ये क्या था 4। तो अगर ये पूरा 8 है और ये 4 है तो इसके सामने वाला भी तो पूरा 4 ही होगा, यानी ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब अगर ये पूरा 4 है और ये इतना सा 8 है, इसको मैं सही से बना के करके दिखाता हूँ तुम्हें, रुको, ठीक है।
ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी होती है। ठीक है, चलो तो जरा देखो यहाँ पे, ये पूरा नहीं था यार, यहाँ पे कुछ ऐसा है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऊपर 8 है पूरा, ये 4 है। ठीक है, अभी के लिए यही समझते हैं, बस समझो। यहाँ पर देखो, ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन ये 8 किलोमीटर की है और ये वाली लाइन पूरी 4 किलोमीटर की। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से जाके सीधा इनको ऐसे मिला दूँ तो ये भी तो 4 किलोमीटर की होगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने, और देखो इतनी है जितनी ये, जितना ये है इतना ही ये है, तो इसीलिए 4 की होगी। अगर ये पूरी लाइन 8 किलोमीटर की है और ये यही इतनी 4 की होगी, तो ये बाकी बची हुई कितने की हुई? 4, हाँ या ना? तभी तो ये मिलके 4 और 4 8 बनाएंगे, तो भाई ये 4 की हो गई। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब इधर देखो, ये कितना दे रखा था इसमें? 4, ये कितना है? 4 किलोमीटर। अगर ये 4 किलोमीटर है और यहाँ पर दे रखा है 1 किलोमीटर, तो भाई अगर ये 4 किलोमीटर है तो इसके सामने वाली भी तो 4 किलोमीटर की होगी, हाँ या ना बोलो? तो सामने वाली 4 किलोमीटर की होगी और ये बचा हुआ 3, मतलब 1 दे रखा है, तो बचा हुआ कितना हुआ? 3 का, 3 किलोमीटर का। आसान है यार, है ना? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब हमें ये निकालना है बस डिस्प्लेसमेंट, और ये तो अभी ट्राइंगल समझाया था। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। आंसर इज 5, आंसर इज 5। भाई 5 किलोमीटर क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। 5 किलोमीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना था? 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में लिखो, सॉल्व करता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, चलिए प्रैक्टिस करते हैं एंड में। ठीक है, क्लास के एंड में प्रैक्टिस करेंगे या यहीं पे करना है? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं, मेरे पास है क्वेश्चन तुम्हारे लिए। ठीक, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेते हैं डायरेक्शन वाला। इसमें क्या होगा? अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अ पर्सन मूव 30 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ बताया था? जल्दी बताओ, डायरेक्शन जरा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ बताया था, तो नॉर्थ कहाँ है? ऊपर। तो अ पर्सन इज मूव इन नॉर्थ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, 30 मीटर चलता है। चलिए, चल गया। एंड देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट किधर है? इधर होता है, मतलब इसके इधर है ना ईस्ट, तो भाई इधर कैसे हो जाएगा? ये ऐसे। और यहां पर क्या आएगा? 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। बहुत बढ़िया। अब आ जाता है फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर्स। ये शायद वेक्टर से सॉल्व होगा, एंड यू करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर वेक्टर से सॉल्व होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से मैं एक क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहीं से मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वेक्टर अभी तुमने पढ़ा नहीं है, तो यहीं से इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि भाई 30 मीटर नॉर्थ में गया है, 20 मीटर ये ईस्ट की तरफ गया है। ठीक है, नाउ इट टेक 10 मीटर टुवर्ड, ये कहाँ जाता है? 10 मीटर टुवर्ड, ये नीचे की डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। तो 10 मीटर टुवर्ड साउथ जाता है। चलिए, चला गया 10 मीटर टुवर्ड साउथ, 10 मीटर टुवर्ड साउथ। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भैया डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, 30 20 और 10 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है जी। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा? भैया देखो, सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिल गया। अब ये पूरा अगर 30 है, ये कितना होगा? 10 होगा, हाँ या ना बोलो? ये 10 होगा क्योंकि इसके सामने है, और बचा हुआ कितना होगा? 20 होगा। तो ये पूरा हट जाएगा, क्योंकि पूरा तो 30 है, ये सामने वाला 10 होगा, इसके सामने वाला। ठीक है जी, और ये क्या होगा? 20 मीटर होगा। आसान है। अब ये 20 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भैया ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ जो कि ये होता है, ये निकालना है। अब ये देखो, परपेंडिकुलर, ये बेस है, कर दो सोल्व यार। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 800 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 20√2। यस और नो? 20√2 आ जाएगा आंसर। करके देखना, आंसर 20√2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का है, किया है, बस सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करके देखना। नेक्स्ट इज होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूँ या फिर नीचे PDF में दे दूंगा? नीचे दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नीचे डाल देता हूँ मैं, या तो कमेंट में डाल दूंगा या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, तो होमवर्क क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। ठीक है, आसान था। चेंज इन पोजीशन, शॉर्टेस्ट पाथ, यही कॉन्सेप्ट है। स्पीड क्या होता है, इसकी बात करते हैं। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल।
अब ये जो इतनी सी लाइन है ना, तो मैं दिख रही है, ये इतनी सी लाइन, ये इतनी सी लाइन, ये बहुत बड़ी लाइन है। स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या बोल रहा है? ये कहता है, अच्छा रेट फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं भी आ जाए, साइंस में रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। याद रखना, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। क्यों? क्योंकि रेट मतलब कितनी तेजी से चल रहा है, और तेजी, गति या फिर कितने, मतलब जिस भी कितनी तेजी से चल रहा है, तेजी से देखने के लिए तो किस हिसाब से चल रहा है देखने के लिए कुछ तो नीचे लेते हो, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? टाइम को नीचे ले रहे हैं। तो रेट मतलब टाइम। ठीक है जी, हाँ या ना? तो स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ डिस्टेंस का क्या मतलब है? स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी डिवाइड बाय टाइम, किसको कर दो? डिस्टेंस, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सिंपल फॉर्मूला पढ़ते भी हैं भाई, ये तो हमें यहाँ इन्होंने बता दिया ना यार, अभी हम बताया हुआ नहीं सीखेंगे ना, स्पीड को देखेंगे क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम सच में होता है, यस और नो। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो रेशियो क्या होता है? हमने बताया डिस्टेंस का टाइम के साथ रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इक्वल टू इसके क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी। तो भैया स्पीड क्या होती है? अच्छा स्केलर है, स्केलर क्यों है? डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे? तो अब ध्यान से देखो, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक जाना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। स्पीड कहाँ पर ज़्यादा होगी? यहाँ पर मान लेते हैं मुझे अच्छा स्पीड छोड़ो, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यहाँ मुझे टाइम लगा 3 घंटे और यहाँ लगा 4 घंटे। अब मुझे बताओ स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी? कहाँ ज़्यादा होगी स्पीड? यहाँ ज़्यादा होगी स्पीड। स्पीड ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ टाइम कम लगा। येस और नो बोल दो बस, हाँ या ना बोल दो बस। स्पीड ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ टाइम कम लगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैंने 3 घंटे का टाइम ले लिया, येस और नो? 3 घंटे का टाइम ले लिया। वहीं दूसरी तरफ मैं 3 घंटे में इतनी दूर पहुँच गया। ठीक है, किसमें स्पीड ज़्यादा होगी? जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा तय कर लिया, यानी जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा तय कर लिया टाइम होने के साथ, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो स्पीड ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ तुम सेम टाइम में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर लो। आसान है ना भाई? आसान है ना भाई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिक्स में क्यों लगाते हैं? ताकि ये देखा जाए कि किसके बढ़ने से क्या हो रहा है। स्पीड के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ता है तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड के बढ़ने से टाइम घटता है तो नीचे आ जाएगा। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशंस। ठीक है, तो स्पीड इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। येस और नो? येस और नो? तो दिस इज द स्पीड। अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें पता होना चाहिए कि स्पीड डिस्टेंस बढ़ने से बढ़ जाएगी, टाइम के घटने से बढ़ जाएगी, तो सेम टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड को क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं। येस और नो? इजी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, नोटेड। स्पीड की यूनिट क्या होगी? ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि भाई जब हम फिजिक्स के बाद काइनेमेटिक्स जाएंगे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम यूनिट डिस्कशन करते हैं, वहां पर भी की थी, यहाँ पर भी कर रहा हूँ भैया। फॉर्मूला पता चला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। दिस इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। यस और नो? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा भैया? डायमेंशन फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए होता है एल, अपॉन टाइम के लिए होता है टी। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। चेक करो पहले लेक्चर पे जाके बेसिक फिजिक्स के, जहाँ पर हमने बात की थी यूनिट एंड मेजरमेंट्स की, और उसके बाद हमने बात की थी डायमेंशन एनालिसिस की। येस और नो? भैया सीजीएस यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड की? यानी स्पीड की सीजीएस यूनिट क्या होगी? ये तो कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। बताया था ना, मीटर, किलोमीटर, ये सब एसआई यूनिट है भैया। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? तो सीजीएस में ग्राम कर दो इसे, ग्राम पर सेकंड। ग्राम, सॉरी ग्राम कह रहा हूँ मैं, देखो मास नहीं है ये, मीटर है, ये मीटर है। तो इसकी क्या होगी सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, क्योंकि हम वहाँ पर लेंथ को किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो यहाँ पर पता चला। यस और नो? अब आ जाता है टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड का क्या मतलब होता है भैया? भैया कितने तरीके की स्पीड होती है? स्पीड भी कितने तरीके की होती है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। चलिए समझते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। यार फिर से डेफिनेशन, सबसे पहले समझो एक एग्जांपल से। यहाँ से यहाँ तक एक बाइक जा रही है, इसने पहले 5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यहाँ पे ये जो गाड़ी चलाई है वो चलाई है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगले 5 किलोमीटर
गाड़ी चलाई है इसने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब ये क्या बोल रहा हूँ भाई, पर आवर किलोमीटर पर आवर, अभी तो पता है मीटर पर सेकंड। अच्छा ये मत कंफ्यूज होना कि मीटर पर सेकंड अगर इसकी यूनिट है तो किलोमीटर पर आवर नहीं हो सकती यार। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किलो, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, डिस्टेंस है, ये सेकंड है, ये आवर है, ये भी टाइम है। तो क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम के अंदर कुछ भी रखो, लेकिन ऐसा ये होगी और CGS ये होगी। ठीक है, ये चाहे कितनी भी हो जाए। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में पता चल गया स्पीड। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुम्हें दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब है? 15 मीटर 1 सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो भाई मीटर को किलोमीटर में कर दो, सेकंड को आवर में कर दो, आसान है। तो किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, कर दिया 1000 से डिवाइड। और सेकंड से आवर में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कर दिया। तो ये आंसर क्या आ गया जरा बताना मुझे? 54 किलोमीटर पर आवर। येस और नो? येस और नो? इसका एक तरीका भी है कि भाई अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। और अगर किलोमीटर पर आवर से जाना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करोगे? 5/18 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, चलिए आसान है। येस और नो? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा ये 5 किलोमीटर, बाकी का बचा हुआ 5 किलोमीटर ये तय करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये बता सकते हो भैया तीनों डिस्टेंस, टाइम कितना लगा? 5 किलोमीटर जा रहा है और स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये कितने में करा होगा? 1 घंटे में कवर। ये कितने में करा होगा? 1 घंटे में कवर। ये कितने में करा होगा? 1 घंटे में कवर। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्यों? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले 1 घंटे में देखो कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। यस और नो? यूनिफॉर्म स्पीड इज द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोबारा लिखो जल्दी से कॉपी पे। यूनिफॉर्म स्पीड इज द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस और नो? यस और नो? भाई साहब समझ आया क्या? यस और नो? भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जितनी भी स्पीड है वो मेंटेन रहनी चाहिए भाई। तो जितना डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया है, अगले 1 घंटे में भी उतना ही डिस्टेंस करना है, उससे अगले 1 घंटे में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यस और नो? तो भैया यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी जरा बता देना मुझे। मैंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड होगी 5 घंटे में 15 किलोमीटर कवर किया, अगले 6 घंटे में, अब देखो ये गलत हो गया, यहाँ पर टाइम सेम लेना है। तो अगले 5 घंटे में ही बात करो, तो अगले 5 घंटे में 15 किलोमीटर लिया, अगले 5 घंटे में भी 15 किलोमीटर लिया। क्या ये एक यूनिफॉर्म स्पीड है? यस यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों है? क्योंकि भैया सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डिस्टेंस है। हाँ या ना? नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा भैया? इस बार हम बताएंगे। सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। जैसे पहले 1 घंटे में तो भाई स्पीड थी या फिर डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में पता नहीं क्या हुआ 2 किलोमीटर ही जा पाए, अगले 1 घंटे में पता नहीं क्या हुआ 10 किलोमीटर ही जा पाए, मतलब 10 किलोमीटर चले गए। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों है भैया नॉन यूनिफॉर्म? अरे क्योंकि यार हर इक्वल इंटरवल में पहले 1 घंटे में कितना चले? 3 किलोमीटर मान लेते हैं, अगले 1 घंटे में चल गए कितना? 6 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में कितना चले? 4 किलोमीटर। तो ये बराबर थोड़ी है, ये तो सब नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड। यस और नो? यस और नो? हाँ यार समझ आया कि नहीं आया? भैया स्पीड समझ आ गई। एवरेज स्पीड, दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा था कि इंपॉर्टेंट है। यार मैंने कहा एक बात बताओ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ज़रूरी है मेरी स्पीड सेम रहनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेरी स्पीड यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर पर आवर होगी? नहीं है ज़रूरी भाई, नहीं है। हो सकता है बीच में तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, फिर कम हो गई हो, फिर और ज़्यादा हो गई हो, फिर कम हो गई हो, फिर और ज़्यादा हो गई हो, फिर कम हो गई हो, फिर और ज़्यादा हो गई। तो हो सकता है ना भाई, डिफ्लेक्शंस हो सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है स्पीड बिल्कुल मेंटेन हो, सेम हो। अच्छा, तो इसी को हम कवर करने के लिए, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आए और मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज़ योर स्पीड, तो आप कहोगे भैया इतनी सारी स्पीड है कौन सी बताऊं, हमारी तो स्पीड कम ज़्यादा होती रही है। मैंने कहा मुझे एवरेज स्पीड बता दो। जैसे मैंने कहा तुम्हारे नंबर कितना है बोर्ड में, तो तुमने कहा कि भैया बोर्ड में ना साइंस में इतने हैं, मैथ में इतने। मुझे सबसे मतलब नहीं है,
पोर्ट में कितने आए, तो वो एवरेज होता है ना तुम्हारा, एवरेज सब में मिला के डिवाइड बाय जितने भी हैं, यानी कि सबके मिला के जितने भी नंबर आए तुम्हारे, दैट इज मान लो 500 आ गए, कितने में से, 800 में से, तो यही तो तुम्हारा परसेंट बना देगा, सिंपल, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। लेकिन अगर मैं कहूँ 500 नंबर आए, सब्जेक्ट कितने थे, 5 थे, कितने नंबर आए, 100 नंबर हर सब्जेक्ट में आ गए, ऑन एन एवरेज 100 नंबर आ गए हर सब्जेक्ट में। हाँ या ना बोल दो भाई, हाँ या ना बोल दो यार, ये हो गया एवरेज, हाँ या ना, ये सुर नो। इस तरीके से ये एवरेज निकलता है। इसका मतलब भैया यहाँ से यहाँ तक मैंने जितनी भी स्पीड चली होंगी, यहाँ से यहाँ तक मैंने जितनी, मान लो ये 5 किलोमीटर के हिसाब से चली 1 घंटे में, ये 6 किलोमीटर चला 1 घंटे में, ये 8 किलोमीटर चला 1 घंटे में, इस तरीके से मैंने जितनी भी स्पीड चली होगी सबका एवरेज ले लूँ। मैंने कहा ले लो, तो भाई सारी स्पीड को जोड़ दो, सॉरी सारे डिस्टेंस को जोड़ दो, अपॉन में सारे टाइम को जोड़ दो। फॉर्मूला क्या बना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। येस और नो बोलो बस, येस और नो, समझ आया कि नहीं आया भैया? सारे डिस्टेंस जोड़ के सारा टाइम जोड़ दो, क्या ये यही तो एवरेज है, सारा डिस्टेंस जोड़ा अपॉन में सारा टाइम जोड़ा, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दिस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। इजी है या नहीं है? ये क्यों यूज होता है? अच्छा, इन केस ऑफ बॉडी हैव मूविंग विद यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्पीड, मतलब कहने का ये है कि मैं सेम स्पीड से चल रहा हूँ, लेट सपोज मैं सेम स्पीड से चल रहा हूँ, 15 की स्पीड से चल रहा हूँ मैं, तो फिर मुझे सारी डिस्टेंस जोड़ के सारे टाइम को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्पीड को, देखो अच्छे से एक समझाता हूँ मैं तुम्हें, अगर दे रखी हो लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने कहा भैया मैंने ना बिल्कुल सेम रेट पे आया हूँ, मैं ना तो बढ़ाया ना घटाया, मैं बिल्कुल सेम रेट पे आया हूँ, तो सेम रेट पे आए हो तो मैं तुमसे स्पीड पूछूंगा, तुम वो एक सेम रेट की स्पीड बता दोगे, 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो यार, 15 किलोमीटर पर आवर बता दोगे ना यार? क्यों बता दोगे? क्योंकि तुम तो सेम रेट से आए हो, सेम से आए हो। इसको निकालते कैसे हैं? निकालते भी है क्या भैया? मैंने कहा जब चालू की तो कितनी स्पीड पे की, 15 किलोमीटर पर आवर, जब एंड की तो कितने पे की, 15 किलोमीटर पर आवर। कुछ मत करो, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले को जोड़ो, स्टार्टिंग वाले को और एंडिंग वाले को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया, 15 आ गया, तो आ गया यही आंसर वापस से। तो इसीलिए जिस केस में स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होती है, उस केस में क्या करते हो, स्टार्टिंग स्पीड और एंडिंग स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हो। अब ये यहाँ काम नहीं आएगी, आगे काम आएगी, देखो अभी बताता हूँ। एवरेज स्पीड समझ आया क्या? यस और नो? एवरेज स्पीड क्या होता है भैया? जितनी भी स्पीड चली है सबका एवरेज लेना है। इसका मतलब ये है कि भैया जितनी भी स्पीड चली है सबका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। यस और नो? इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब ये क्या है भैया? मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे को ना तुम ये मत बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी स्पीड लगी, मुझे नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि जब तुम यहाँ से चले थे, अब तुम चल रहे हो, इस जगह पर कितनी है। यानी जैसे ही तुम देखो ये बाइक है, ठीक, ये बाइक जा रही है और मुझे जस्ट इसी जगह पे पूछनी है, बिल्कुल इसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि अब बताओ कितनी है, तुरंत बताओ, तुरंत उसी टाइम पे। तो तुम्हारा एक बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है ना, जो तुम्हें हर सेकंड की स्पीड बताता है, हर सेकंड की स्पीड बताता है। मुझे ऐसी चाहिए तुमसे, बताओ अभी कितनी है, अभी कितनी है, अभी कितनी है, यानी हर छोटे डिस्टेंस पे। इसका मतलब एक बाइक है, उस बाइक ने अगर इतना भी डिस्टेंस कवर किया, बहुत छोटा है यार, इतना भी डिस्टेंस अगर कवर किया, मुझे स्पीड चाहिए। कैसे निकलेगी? ये डिस्टेंस अपॉन इतने से डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा वो बहुत छोटा होगा ना, 0.00001 करके, और ये जो टाइम होगा ये भी बहुत छोटा होगा, 0.00001 करके। ये जो आया ये बताओ मुझे कितना है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी एट इंस्टेंट उसी टाइम बताओ, जिस टाइम मैंने पूछ लिया उसी टाइम बता दो भाई कितनी स्पीड होगी। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, इसी जगह तुरंत, अभी बताओ कितनी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल, यानी कि छोटे से इंटरवल में डिस्टेंस कितना है और छोटे से टाइम में छोटा सा टाइम, ठीक है। अभी टेंडिंग टू जीरो आगे जब तुम पढ़ोगे तब समझ आएगा, ठीक है। टेंडिंग टू जीरो का ये मतलब होता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट, देखो जरा डिस्टेंस कितना, इतना कवर किया, क्या ये डिस्टेंस लगभग जीरो ही है, 0.0000001 होने का मतलब लगभग जीरो ही है। टाइम तो और भी कम लगा होगा भाई इसको कवर करने में, क्योंकि बाइक तो बहुत तेज होती है, ये तो और भी ज़्यादा जीरो है। तो टेंडिंग जीरो मतलब लगभग जीरो के बराबर ही है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला भैया, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ना बहुत छोटे से इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये क्या डिनोटेशन है, कैलकुलस की है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ये समझो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज छोटी होगी ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, छोटी स्पीड इज इक्वल टू छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम।
डी एस इज इक्वल्स टू डी, डी मतलब छोटा, ये समझो अभी, डी का मतलब छोटा, तो डी एस इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम इज इक्वल्स टू छोटी स्पीड। ये और नो, ये और नो, समझ आया? ओके, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस बार वेक्टर आ जाएगा। स्पीड क्या था? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जहां भी स्पीड में डिस्टेंस था वहां वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा विद वन चेंज डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो वेलोसिटी क्या होगी भैया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर है भाई, तो वेलोसिटी तो वेक्टर होगी। तो सेम है बिल्कुल, स्पीड के तरह ही है, बिल्कुल सेम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस से भी डिनोट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है? चलिए, टाइप ऑफ वेलोसिटी में भी वही बिल्कुल 4 वेलोसिटी होंगी। सबसे पहला, अ बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट अंडरगोज इनटू इक्वल इंटरवल। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पता है क्या है भैया? यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर क्यों कह रहे हो भैया? डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? किलोमीटर में। टाइम को किस में नापते हैं? आवर में। तो सेम, सब सेम चलेगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है भैया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है इसका मतलब? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन एक ना, अब यहाँ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई? डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी चेंज हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन बदली तो वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि वेक्टर है, पता है हमें। और अगर वेलोसिटी बदली तो यूनिफॉर्म कहाँ से रहेगी भाई? तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इंप्लाइज बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि हमेशा वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, और वेलोसिटी डायरेक्शन के बदलते ही सेम हो जाती है। इसीलिए भाई साहब सीधे ही रास्ते पर वेलोसिटी रखना, तभी यूनिफॉर्म होगा। सीधे ही रास्ते पर जाना, क्योंकि अगर तुम गलती से घूमे, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है जी, समझ आया? यस और नो? नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी को चेंज कर दो, जैसे स्पीड में करा था कि पहले 5 की वेलोसिटी है, फिर 6 की वेलोसिटी है, फिर 7 की। और अगर तुम चाहते हो ना वेलोसिटी को सेम रखना, रख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 का कर दो, इसमें भी 5 कर दो, इसमें भी 5 कर दो, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, लेकिन डिस्टेंस चेंज कर दो, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो। यानी पहले ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे चले, अपने आप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि भैया पहले इधर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर, तो डायरेक्शन तो हर टाइम चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। इसका क्या मतलब है भैया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टोटल बिल्कुल सेम भैया, जितनी भी यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी आई है वो मुझे सारी बता दो। तो सारी बता दें तो यहाँ पर सब एक काम करो, सारे डिस्प्लेसमेंट जोड़ो, सारे टाइम जोड़ो, डिवाइड कर दो। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा जी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये सुनो, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। यहाँ क्या अंतर है वो बता देता हूँ। यहाँ ये अंतर है कि भाई वहाँ पर भी एक चीज़ था कि एवरेज वेलोसिटी, अगर वहाँ पर था एवरेज स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो था इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2, था ना एक फॉर्मूला। यहाँ भी होगा इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी को फिजिक्स में u से डिनोट करते हैं और फाइनल को v से। लिखो कॉपी में, u इज इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इनिशियल पोजीशन था, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी? u। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v अपॉन 2। दिस इज एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज सेम। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रैवलिंग, तो वहाँ पर क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? u प्लस वी अपॉन 2। इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन में पूछूंगा, इसे याद रखना। तो भैया एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, हमें बताना जरा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, u प्लस वी बाई 2 इन केस ऑफ सेम वेलोसिटी अगर चली जा रही है तो। ठीक है जी, इन केस ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म तो क्या होगा फिर? अच्छा, चेंज हो रही है देखो वेलोसिटी, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। चेंज यूनिफॉर्म रेट से होने का क्या मतलब है? तो पहले 5 है,
फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30। इसका मतलब ये हो गया कि भैया देखो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन हर बार 5 से चेंज हो रही है। तो ये क्या होती है? अच्छा, इसको ना मैं तुम्हें यही एवरेज वेलोसिटी, वहाँ पे एवरेज स्पीड का भी सेम कॉन्सेप्ट था चेंजिंग वाला, लेकिन मैंने तुम्हें शायद वो बढ़ा दिया कि अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। ये जो केस है ना, ये एक्सेलरेशन में हम पढ़ेंगे। ये केस हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाला केस अभी छोड़ दो, ठीक है, ये केस अभी छोड़ दो, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? अब आप बताओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। कैसे भैया? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी डी वी क्या हो जाएगा? डी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी। बहुत ही फेमस इक्वेशन है भाई, डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, 11th क्लास के काइनेमेटिक्स की। कैसे? डी वी यानी छोटा सा वेलोसिटी इज इक्वल टू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम पीरियड। यही तो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट particular instant and this is the ratio of distance travel to the time tending to the zero। क्यों? क्योंकि भैया जीरो की तरफ जा रहा है, तो सिंपल है, आसान है। yes और no, instantaneous velocity is easy। अब आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, आज के जो हैं ये थ्योरेटिकल नहीं है भाई, इनसे क्वेश्चन बनेंगे अभी। ठीक है, अभी थ्योरी में मज़ा आ रहा होगा, फॉर्मूले भी बताए हैं मैंने तुम्हें, लेकिन अभी जब क्वेश्चन बनेंगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इज इक्वल, इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल वेदर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज स्मॉल और लार्ज। अब ड्यूरेशन छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये वही है जो यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था कि भाई अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी क्या डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर यही होना चाहिए। ठीक है जी, तो सेम होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा भैया? इक्वल डिस्टेंस में ना अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो, कभी 5 कर लिया, कभी 10 कर लिया, कभी 6 कर लिया, कभी 4 कर लिया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? जगह चेंज करना। समझ आया है नहीं आया भाई? मुझे ये बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया ये समझ नहीं आया, ये समझ आ गया। डाउट सॉल्व करूंगा जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लिखते हो। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में यहीं तक है। अब मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, तो ध्यान से सुनो। जब तुम ये पैरामीटर पढ़ लोगे ना सारे, ये वाले पैरामीटर प्लस ये वाले जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, फिर पैरामीटर की पूरी एक वीडियो आएगी। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई पहले सीक्वेंस में चलेंगे, पैरामीटर्स पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में होमवर्क क्वेश्चन जरूर है। नीचे मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्या है होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब के होमवर्क क्वेश्चन है। मैं प्रैक्टिस वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर सब डिस्कस करूंगा, होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, नए क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और इन सारी स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि आज की इस क्लास में हमने 4 पैरामीटर पढ़े हैं मोशन के, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पैरामीटर बचता है, दैट इज एक्सेलरेशन। उसके लिए पूरा कल का लेक्चर हम डिवोट कर देंगे। ठीक है, पूरा कल का लेक्चर होगा एक्सेलरेशन के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट बात भाई, अपना बेसिक फिजिक्स वाला काम पूरा करो, बेसिक फिजिक्स कर लो पूरा, ताकि तुम्हें जितना भी आगे का काम है वो समझ आ जाए। ठीक है, वो पूरा करो। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी वीडियो चाहिए, वो नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने पैरामीटर ऑफ मोशन पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है। ये खत्म हो गई अच्छी स्लाइड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो ये नेक्स्ट वीडियो एक्सेलरेशन के ऊपर है ना। नेक्स्ट एक्सेलरेशन के अंदर क्या क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन, उसके बाद वो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पढ़ेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन आई थिंक इसी के अंदर, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत अच्छा लेक्चर है भाई। थर्ड लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत करना, ये वाला लेक्चर भी पूरा देखना, काम पूरा करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम करना। क्लास ले ली, सब कुछ सुन लिया, बस काम खत्म, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। क्लास करने के बाद काम भी पूरा करना है। डीपीपी करो, जो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ क्वेश्चंस वो करो। ठीक है, अपना पिछले वीडियो का पूरा काम रखो, ये जितना भी होमवर्क दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताओ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।